अधिनियम की धारा 17 के अनुसार जांच ना करना। किसके अनुसार जांच ना करना? अधिनियम की धारा 17 के अनुसार जांच ना करना। और जांच के लिए प्राधिकरण का लिखित आदेश, जांच के लिए प्राधिकरण का लिखित आदेश, जांच के लिए प्राधिकरण का लिखित आदेश प्रस्तुत न करना अभियुक्त के प्रति पक्षपातपूर्ण होता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए अभियोजन में यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे और देखे कि जांच अधिनियम की धारा 17 के अनुसार की गई है। साथियों, यह स्पष्ट कहा गया है कि जांच धारा 17 के अनुसार की गई है कि नहीं। जांच से संबंधित सभी मुद्दों को अधिनियम की धारा 17 द्वारा अनिवार्य वैधानिक आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। न्यायालय को उन कारकों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है जो प्रासंगिक नहीं है, जहां जांच अधिनियम की शर्तों के अनुसार नहीं की गई है। साथियों, स्पष्ट कहा गया है कि जहां जांच अधिनियम की शर्तों के अनुसार नहीं की गई है, तब क्या माना जाएगा कि धारा 17 का उल्लंघन माना जाएगा तथा यह जांच के लिए प्राधिकरण का लिखित आदेश प्रस्तुत करने में चूक होती है। जहां पर जांच के लिए लिखित आदेश प्रस्तुत करने में चूक होती है, तो ऐसी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह यानी पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है। यह हो गया पॉइंट नंबर 24, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर धारा 17 की पालना नहीं की गई है और साथ ही लिखित आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो यह माना जाएगा कि अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है। इस संबंध में जजमेंट भी है, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। साथियों, पॉइंट नंबर 25 कहता है कि मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन इन एक्वायरिंग द एसेट्स मेड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ एक्यूज्ड मस्ट बी कंसीडर्ड। परिवार के सदस्यों द्वारा दिया गया योगदान एक सदस्य गवाही देने में विफल रहा, अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संपत्ति रखने के मामले में आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति यदि अभियुक्त का बचाव यह है कि अभियुक्त के परिवार के सदस्यों ने भी संपत्ति अर्जित करने में योगदान दिया है, तो ऐसे मामलों में किसी एक सदस्य द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का बयान देने में विफलता या चूक परिवार के अन्य सदस्यों के साक्ष्य की अनदेखी या अविश्वास का कारण नहीं बनेगी। न्यायालय को परिवार के अन्य सदस्यों के साक्ष्य पर विचार करना होगा और कानून के संदर्भ में उसके साक्ष्य मूल्य का आकलन करना होगा। जब भी किसी पब्लिक सर्वेंट पर आरोप लगता है आय से अधिक संपत्ति का और उस पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपने बचाव में बताया जाता है कि जो संपत्ति अर्जित की गई है उसके परिवार के और सदस्यों ने भी उसमें योगदान किया है, और जो फैमिली मेंबर के सभी के बयान होते हैं उनमें से अगर एक का बयान, जो एक व्यक्ति वो विफल रहता है या चूक करता है, तो इसका मतलब यह नहीं माना जाएगा कि अन्य जो व्यक्ति हैं, जो परिवार के अन्य व्यक्ति हैं, उनके साक्ष्यों पर विचार ना किया जाए और उनके साक्ष्यों का आकलन ना किया जाए। ऐसा नहीं होगा, यानी आकलन किया जाएगा। साथियों, पॉइंट नंबर 27 कहता है कि मीन्स फॉर एक्वायरिंग एसेट 10% मार्जिन वुड बी ग्रांटेड। संपत्ति अर्जित करने के साधन 10% मार्जिन दिया जाएगा। कितने परसेंट मार्जिन दिया जाएगा? 10% मार्जिन दिया जाएगा। आपराधिक आचरण के लिए अभियोजन में आय के ज्ञात सोर्स से अधिक संपत्ति रखने के लिए साधन सोर्सों के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने पर 10% उचित मार्जिन दिया जाएगा। सूर संक्रमण के मामले में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया है। मतलब 10% तक का मार्जिन दिया जाएगा। अगर 10% देने के बाद भी एक्स्ट्रा बच रही तो फिर कार्रवाई होगी।
अगर 10% मार्जिन में कवर होता है तो उस स्थिति में फिर मार्जिन दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 28 कहता है कि प्राइवेट कंप्लेंट बिफोर द स्पेशल जज प्रोसीजर, विशेष न्यायाधीश के समक्ष निजी शिकायत प्रक्रिया। साथियों, इसमें कहा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में एक निजी शिकायत बनाए रखने योग्य है। हालांकि जब भी ऐसी शिकायत की जाती है तो विशेष न्यायाधीश को सीआरपीसी की धारा 204 और 190 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस संबंध में तय किए गए कानून के अनुसार, जो कानून के अनुसार तय किए गए हैं, उन चीजों का ध्यान दिया जाता है, उनकी पालना की जाती है। निजी शिकायत प्राप्त होने पर विशेष न्यायाधीश को शिकायत में लगाए गए आरोपों और शिकायत के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर अपने विवेक का प्रयोग करना होता है। यदि शिकायतकर्ता अधिकार क्षेत्र के बाहर दायर किया गया है तो अदालत को इसे उचित अदालत में प्रस्तुत करने के लिए वापस करना होगा। जैसे मान लीजिए ऐसी अदालत में पेश कर दिया गया जहां पर अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उस चीज को वापस करते हुए संबंधित अदालत के पास भेजेंगे। अधिकार क्षेत्र और प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट होने पर अदालत के पास शिकायत से निपटने के लिए अलग अलग विकल्प होते हैं। शिकायत को जांच के लिए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस को भेजने का विकल्प है, जो कि संज्ञान से पहले का चरण है। लेकिन फिर भी इस चरण में भी अदालत को प्रथम दृष्टया यह संतुष्ट करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करना होगा कि मामले में जांच की आवश्यकता है। जांच के लिए निर्देश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 के अनुसार अधिकारियों द्वारा जांच करने का होना चाहिए। साथियों, स्पष्ट रूप से कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि जब भी शिकायत सीधे अदालत में आती है 156(3) के तहत, न्यायालय फिर उसको पुलिस के पास जांच के लिए भेज सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायालय जांच नहीं करेगी। न्यायालय भी अपने विवेक का प्रयोग करेगी। जहां न्यायालय मामले को जांच के लिए पुलिस को भेजने के लिए इच्छुक नहीं है, वहां न्यायालय को शिकायतकर्ता और उसके गवाहों, यदि कोई हो, से शपथ पर जांच करनी होगी और उनके बयान दर्ज करने होंगे। न्यायालय पुलिस के पास न भेज करके खुद भी जांच कर सकती हैं। बयान दर्ज करने के बाद यदि विशेष न्यायाधीश आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट हैं तो वह अपराध का संज्ञान ले सकते हैं और आरोपी को प्रक्रिया जारी कर सकते हैं। लेकिन यदि विशेष न्यायाधीश आरोपी को प्रक्रिया जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामले के बारे में संतुष्ट नहीं है तो वह प्रक्रिया जारी करने को स्थगित कर सकते हैं और या तो खुद मामले की जांच कर सकते हैं या किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश दे सकते हैं, जैसे वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 के अनुसार उचित समझे, ताकि यह तय किया जा सके कि कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। हालांकि शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान यदि कोई हो और धारा 202 सीआरपीसी के अनुसार जांच या अन्वेषण के परिणाम पर विचार करने के बाद भी यदि विशेष न्यायाधीश की राय है कि आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो वह धारा 203 सीआरपीसी के अनुसार शिकायत को खारिज कर सकते हैं। लेकिन यदि विशेष न्यायाधीश संतुष्ट हैं कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं तो वह आरोपी के रूप में नामित व्यक्ति के खिलाफ प्रक्रिया जारी कर सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब निजी तौर पर शिकायत सीधे न्यायालय में पहुंचती है, उस स्थिति में विशेष न्यायाधीश को अधिकार है, शक्ति है कि वह चाहे तो जांच के लिए पुलिस के पास भेज सकते हैं, चाहे तो खुद कर सकते हैं। अगर जांच सही पाई जाती तो प्रक्रिया जारी कर सकते हैं और जांच सही नहीं पाई जा सकती तो उसके लिए फिर उचित प्रक्रिया करेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है सही पाए जाने पर प्रक्रिया करेंगे, अगर सही नहीं पाई जाती है तो उस हिसाब से फिर उस जांच को क्या किया जाएगा, सीधी सी बात है, वो समाप्त हो जाएगी। कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो खारिज कर दी जाएगी 203 के अनुसार। तो साथियों, ये था क्या पॉइंट नंबर 28। अब हम आपको बताएंगे पॉइंट नंबर 29।